IMF कर रहे थे अपन, ठीक है, कोटा पे थे अपन लोग। और ये 2 टॉपिक बचे थे, कोटा एंड SDR। और एक चीज और समझ लो, देखो पहले कोटा समझ लो। कोटा हमने ये समझ लिया था, मेंबर से जब आप मेंबर बनोगे IMF के तो क्या होगा, तो आपको एक कोटा पे करना पड़ेगा, ठीक है, सब्सक्रिप्शन फी बोलते हैं इससे, ठीक है, सब्सक्रिप्शन फी टू बिकम अ मेंबर ऑफ IMF, ठीक है। कुछ एक इंफॉर्मेशन एक साइड में रख लो अपनी यहाँ पे, बस अभी ऐसे ही लिख लो, WTO नहीं, वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनना है अगर तुम्हें, तो तुम्हें पहले IMF का मेंबर बनना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। किसका मेंबर बनना है तो क्या करना पड़ेगा, अब कोटा सिस्टम क्या होता है, तो मैं पहले तो समझ में आ गया कि आप मेंबर हो गए तो सब्सक्रिप्शन फी आपको मैंडेटरी है, पे करना पड़ेगा। पहली चीज तो ये हो गया सब्सक्रिप्शन फी। सेकंड नंबर पे क्या है, देखो जब आप कोटा पे करते हो तो आप मेंबर बनते हो, मेंबर के साथ साथ आपको वोटिंग राइट मिलते हैं, ठीक है, तो आपका डिसाइड होता है वोटिंग राइट, डिसाइड वोटिंग, वोटिंग राइट से ज्यादा तुम्हें लिख लो वोटिंग वैल्यू। वोटिंग वैल्यू क्यों, क्योंकि जितना तुम्हारा कोटा होगा उसी के इक्विवेलेंट तुम्हारा वोट होगा, समझ में आया। अगर मान लो कि तुम्हारा, अगर तुम्हें कोटा अगर तुम्हारा ज्यादा डिसाइड किया गया है तो तुम्हारा वोटिंग राइट्स भी क्या होंगे, पावर जो होंगे वो ज्यादा होंगे। तो हमने बताया था कि सबसे ज्यादा किसका, अमेरिका का, मतलब USA का कितना है, 17% के लगभग। और इसका जो इसके जो वोटिंग पावर, वोटिंग वैल्यू है, और दूसरे नंबर पे क्या है, और ये इसका जो कोटा है वो 16 पॉइंट समथिंग समथिंग का है, देख लेना, ठीक है, इतना याद नहीं है, लेकिन इसका हाईएस्ट कोटा है। तो इसकी वोटिंग क्या है, अब ये 17% है तो इसमें इशू क्या है भाई, 17% है, पैसा ज्यादा देता है, कोई इशू नहीं है, बात पैसे देने की नहीं है, बात है इसके जो मेंबर है वो 191 के लगभग लगभग हैं और 191 मेंबर्स में एक मेंबर है जो USA है और जिसमें उसके पास 17% वोटिंग पावर है। इनका एक AOA एग्रीमेंट ऑफ क्या बोलते, ठीक है ठीक है, ठीक है, हाँ, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इतने AOA हैं तो ये भी एक एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ क्या होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसमें कुछ नहीं होता, बेसिकली इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होगा तो उसके क्या वो करने वाला, उसके एम, ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल से सब लिखे रहते हैं, ठीक है। जब भी तुम कोई कंपनी बनाओगे तो अपना AOA बनाते हो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, समझ में आया। तो उसमें तुम बताओगे हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या प्रिंसिपल है, क्या प्रोसीजर है, क्या कैसे हैं। तो जब तुम अपनी कंपनी को रजिस्टर कराने जाते हो तो AOA जाता है वहां पे, और इसी के बेस पे तुम क्या करता है, वो कंपनी को रजिस्टर्ड होता है। अब कंपनी इससे अगर हटके काम करती है, ठीक है, इससे हटके अगर काम करती है तो फिर उसके ऊपर अगेंस्ट केस होता है। तो AOA वो चीज है, ठीक है। तो इसमें IMF के जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है इसमें बोला गया है, क्या बोला गया है
इसमें बोला गया है कि अगर आपको कोई भी चेंज करना है कोटा में तो आपको 85% वेटेड पॉपुलेशन की जरूरत है। वेटेड पॉपुलेशन नहीं, वेटेड वोटिंग की जरूरत है, ठीक है। 85% टू मेक एनी चेंज इन IMF's quota that require 85% of weighted votes। अब देखो इसका कुछ मतलब है, ये मैं सिर्फ तुम्हें इसलिए बता इसलिए रहा हूं। देखो 85% आपको चाहिए अगर कोटा में चेंज करना है, तो 17% किसके पास है? अमेरिका के पास। तो कोई चेंज करना है तो अमेरिका की बिना परमिशन के तो कुछ होना ही से रहा, ठीक है। ये तो हो गई पहली चीज। और ये बनाई अमेरिका ने है और इसका और हेडक्वार्टर भी अमेरिका ही में है, सब कुछ अमेरिका के मुताबिक चलता है। तो IMF इनडायरेक्टली ना डायरेक्टली काम तो अमेरिका के लिए कर रहा है। अब इंडिया है, इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, चाइना इतनी बड़ी कंट्री है, चाइना को कितना परसेंट मिला हुआ है? 6%। इंडिया को मिला है 2 पॉइंट के लगभग, ठीक है, थोड़ा ज्यादा हो गया हो, लेकिन 2 से 3% तक इंडिया को है। इंडिया के पास पॉपुलेशन कितनी? वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री कहने को तो है ही, ठीक है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वर्ल्ड की 4th मिलिट्री पावर है, आफ्टर USA, रसिया, चाइना, फिर इंडिया आएगा, है कि नहीं है। इंडिया बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, मतलब क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट अपने जैसे लोगों के लिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देता है। अभी जब कोविड-19 आया था तो प्रोजेक्ट मैत्री चलाया था, फ्री में वैक्सीन दी थी इंडिया ने, ठीक है। तुम्हारा अभी यहाँ पे टर्की में जब वो आ गया था, अर्थक्वेक आया था, तुम लोगों को पता है, टर्की में, सीरिया में आया था कि नहीं आया था? बहुत लोग मर गए थे, उसमें डेथ ही हो गई थी। इंडिया ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था उस समय, ठीक है। तो ऐसे इंडिया सब जगह अपने अपने वो चीजें भेजता रहता है, अपने ऑपरेशन, ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन, ठीक है। अभी अफगानिस्तान में तालिबान रूल चल रहा है, लेकिन इंडिया फिर भी उन्हें गेहूं देता है, फूड आर्टिकल्स देता है, मेडिसिन देता है, जेनेरिक मेडिसिन देते हैं अफ्रीकन कंट्रीज को, ठीक है। तो और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंडिया जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट पीस कीपिंग मिशन सेंड करता है फॉर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए। पता है कि नहीं पता है ये सब? तो इतने सारे काम करने के बावजूद भी, इंडिया इतनी बड़ी कंट्री के बाद भी उसको कितने पावर मिले हैं? 2 से 3%। लेकिन अमेरिका वॉर के अलावा क्या करता है पता नहीं, ज्यादातर वॉर ही करता है। यहाँ पे उकसाएगा लड़ाई, यहाँ पे उकसाएगा, यहाँ पे लड़ाई, वहां पे लड़ाई। रसिया यूक्रेन की कभी लड़ाई नहीं होती, पता? अब वो हम जब बाद में बताएंगे तुम्हें। नेटो के एक्सपेंशन अगर ये अमेरिका नहीं करता तो कभी वॉर होनी ही नहीं थी यूक्रेन से। आज यूक्रेन बद से बदतर है अमेरिका की वजह से, रसिया के वजह से तो है, तो वो अलग इशू है। लेकिन तुम किसी के सर पे चढ़ जाओ और फिर बोलो कि बस शांति करते हैं अपन लोग, तो ऐसे थोड़ी ना शांति होती। वो भी तो उठा के मारेगा फिर, तो वो यही कर रहा है। तो अमेरिका अगर नेटो को एक्सटेंड नहीं करता ईस्टर्न यूरोपियन के साइड है, तो मैं बस हम ऐसे ही बता रहे हैं। अगर नेटो को 1991 में का एक एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, एक लाइन खींची गई थी कि यूरोप इंडिपेंड, या 2 यूरोप बनाए, एक वेस्ट यूरोप, एक नॉर्थ ईस्ट यूरोप। तो एक लाइन खींची कि वेस्ट यूरोप के जो लोग होंगे वो नेटो के पार्ट तो होंगे, लेकिन ईस्ट की ओर नेटो जो होगा वो आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अब ये बिल्कुल खींचते बिल्कुल रसिया के बॉर्डर पे ही आ गए। अब तुम सोचो
रसिया के बॉर्डर पे इसलिए आ गए कि फिनलैंड नेटो का पार्ट हो। फिनलैंड किसको टच करता है? नहीं पता फिनलैंड कहाँ पे है। ये तो हाल है, सुन क्या रहे हैं यही नहीं पता। ये पता है नेटो तो पता है कि नहीं पता है कि हम ऐसी ज्ञान देते रहते हैं तुम लोगों को फालतू का। फिनलैंड नहीं पता तुम लोगों को क्या कहाँ पे है, देख लेना। स्वीडन वीडन पता है कि नहीं पता? नॉर्वे स्वीडन, नॉर्वे स्वीडन उसी के ऊपर है वो फिनलैंड। तो ये फिनलैंड भी नेटो का पार्ट बन गया और फिनलैंड जो है वो रसिया के बिल्कुल बॉर्डर पे ही है। तो सोचो कि कल के दिन अगर कोई इशू हो जाता है फिनलैंड के साथ तो पूरी नेटो की जितनी 29-30 कंट्रीज है, कंट्री देख लेना जितनी भी हो, लेकिन बहुत हैं, ठीक है। तो वो पूरा का पूरा वॉर किससे शुरू हो जाएगा? रसिया से। तो अब यूक्रेन भी बनना चाह रहा था कि हम भी नेटो का पार्ट बन जाए। तो अगर यूक्रेन भी नेटो का पार्ट बन जाता तो रसिया तो चारों तरफ से घिर जाता। तो उसने जो गलत किया वो इंटरनेशनल, तुम ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव से देखोगे लेकिन उसको अपना सर्वाइवल भी तो करना है भाई। ऐसा तो ना है कि चाइना है अब वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के अकॉर्डिंग इंडिया को घेरता जा रहा है। पहले तुम्हारा म्यांमार, फिर बांग्लादेश, फिर तुम्हारा श्रीलंका, पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका का कोलंबो पोर्ट, ठीक है। नेपाल पे उन्होंने अपना एक कॉरिडोर बना दिया, म्यांमार में एक कॉरिडोर बना दिया, पाकिस्तान में तो पूरा कॉरिडोर ही बन गया जो इंडिया के एलओसी से गुजरता है। तो अब इंडिया हाथ पे हाथ रख के बैठा रहे? तो ऐसा तो ही ना है भाई। अगर इंडिया बैठा रहेगा तो आज से 5 साल या 10 साल बाद क्या होगा? इंडिया को लड़ाई हो जाएगी और इंडिया हार जाएगा। जब चारों तरफ से जो घिरा हुआ है वही हारेगा। समझ में आया? तो कहने की बात ये है, क्या थे हम, कहाँ थे हम, तो क्यों, हाँ, हमें कह रहे थे कि इंडिया का जो 2-3% दिया, इतने सारा कंट्रीब्यूशन करता है इंडिया वर्ल्ड इंटरनेशनल एरिना में, वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, और बल्कि उसको 2-3% दिया है। तो इंडिया डिमांड करता है कि हमारा कोटा बढ़ाओ। कोटा बढ़ाओगे तो क्या होगा? हमारी वोटिंग पावर बढ़ेगी। लेकिन कोटा बढ़ाओगे कैसे? किसी ना किसी का बढ़ाओगे तो किसी ना किसी का घटाना पड़ेगा। तो अमेरिका घटवाएगा नहीं। समझ में आया? तो अमेरिका जितनी अच्छी कंट्री तुम लोगों को लगती है ना, वैसी है नहीं है वो। अभी हमें चाइना बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो चाइना से भी 100 गुनी ज्यादा बुरी है। अभी हमें पाकिस्तान बुरी लगती है, वो पाकिस्तान से भी महाबुरी है। पाकिस्तान तो प्रॉक्सी है, असली तो ये है यूएसए। पाकिस्तान क्या है भाई? पाकिस्तान तो ऐसी हवा हवाई मामला है, ठीक है। तो ये है सब कुछ। पहले पाकिस्तान उछलता कूदता था अमेरिका की वजह से, अब उछलता कूदता है चाइना की वजह से। तो उसका कुछ अपना वो थोड़ी ना है। चाइना अगर पैसे ना दे तो पाकिस्तान में भुखमरी आ जाए, ये हाल है। तो अब पाकिस्तान से क्या कंपटीशन करना भाई? कंपटीशन करना है तो चाइना से करो भाई। चाइना को तुमने कभी देखा इंडिया से कंपटीशन करते हुए किसी चीज में? किसी भी चीज में देखो। ओलंपिक में जब उनके 30-40 मेडल आ जाते हैं गोल्ड के, जब एक आता है हमारा, वो भी बड़ी मुश्किल में, इस बात वो एक आता है बड़ी मुश्किल, आता है कि नहीं है? कोई कंपटीशन ही नहीं है हमारा चाइना। वो चाइना वाले कंपटीशन कर रहे हैं अमेरिका से धीरे धीरे। ऐसा है, चाइना टेक्नोलॉजी में बहुत आगे भाई, बहुत अति लेवल का आगे, ठीक है। तो ये बोलने की बात है। तो इंडिया को अगर कुछ करना है तो इंडिया को अपने सेट करे ना भाई कि हमें कंपटीशन करना है तो अभी करना है अमेरिका से या चाइना से। ऐसे टारगेट सेट करे। हमारे पॉलिटिकल मुद्दे होते हैं, जैसे पाकिस्तान के पॉलिटिकल मुद्दे होते हैं कश्मीर चाहिए हमें, हमारे यहाँ के मुद्दे होते हैं पाकिस्तान। ये मुद्दे हमारे, बकरी ले जाएगा, मंगलसूत्र ले जाएगा,
जब तुम लोगों को यही सिखाओगे तो लोग भी यही सीखेंगे। तो लोग चाइना को क्या सोचेंगे, चाइना को क्या कम्पीट करेंगे? वो डिपेंड करता है कि हम लोगों को क्या सिखा रहे हैं। समझ में आया? वहां पे कल्चरल यूनिटी सिखा रहे हैं, भाई एक हो जाओ, एक बनो, वैसे एक नहीं हो जाओ। वहां तो वो वैसे ही एक है, लेकिन उन्हें एक होना काम करने के लिए। उनका मुद्दा होता है अमेरिका ये कर रहा है, अमेरिका हमारे साउथ चाइना सी में वो अपने वो क्या बोलते हैं यार, एयरक्राफ्ट लेके घूम रहा है। उनके मुद्दे हैं ये, उनके मुद्दे हैं अलग लेवल के। उनके लोग दिनों रात इसी में काम कर रहा है। अरे भाई हमें काम करना है, हमें काम करना है, हमारे मुद्दे हैं लड़ो एक दूसरे से, लड़ो लड़ो लड़ो, तुम्हारा हक छीना जा रहा है, तुम बहुत संकट में हो, इतने संकट में हो कि तुम्हारा पता ही नहीं क्या हो जाएगा। समझ में आ गए? तो जब हिंदुस्तान की आधी पॉपुलेशन संकट में ही है, समझ में आया क्या होगा? अरे सब खतरे में भाई, क्या पता कुछ दिन बाद हम भी खतरे में ना आ जाएं। समझ में आया? अभी तो नहीं आएगा, अभी हमारे वीडियो ज्यादा देखे नहीं जा रहे हैं। जब देखे जाएंगे तब खतरे में आएंगे हम, गालियां पड़ना शुरू हो जाएंगी, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। अरे भर भर के गालियां आएंगी, गालियों के अलावा हमें आता ही क्या है? यही तो आता है। समझ में आया? गालियां तो आजकल वो आदमी अपना काम कर रहा है, गालियां सामने वाले दे रहे हैं। भाई तुम्हें अगर पड़ता है तो तुम काम करना शुरू कर दो। हाँ, कितना आसान हो गया ना भाई आजकल किसी को भी गाली देना। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, समझ में आ गया? तो ये हमने तुम्हें बताया कि इन अमेरिका अब जब इस पर कंट्रोल किसका, आईएमएफ का, अमेरिका ही पे है, तो वो तुम देख लो इंडिया को कितने पावर दे के रखे हुए हैं। समझ में आया? तो हम तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे मुद्दे चेंज होने चाहिए, और मुद्दे चेंज तब होंगे जब हमारा एजुकेशन अच्छा होगा। समझ में आ गया? ये तो ये तुम्हें इसलिए हमें बताना था कि ये जो मुद्दा है, इस चीज को याद रखना, तुम्हें मेंस में काम आएगा। अगर आईएमएफ पे क्वेश्चन आता है तो तुम्हें एक पॉइंट लिखना ही लिखना है। ये हो गया, दो चीज हो गया। तीसरी चीज क्या है? ये जो हम इंफॉर्मेशन देते रहते हैं साइड में लिख लिया करो, ये नेटो वगैरह ये सारी चीजें। नेटो पे क्वेश्चन आया था एक बार अभी 2023 के मेंस में। समझ में आया? अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी नेटो के बारे में पता है, अभी हमने जो तुम्हें इंफॉर्मेशन दी, इससे तुम कम से 2-3 तो पॉइंट निकाल लोगे, अगर तुम पढ़ के भी नहीं गए तो। समझ में आ गया? और 2-3 पॉइंट निकाल लोगे, 2-3 अपनी तरफ से एक्स्ट्रा ठोक देना, कम से कम कॉपी तो भर जाएगी, एक पेज तो भर जाएगा कि हमारा क्वेश्चन छूटा नहीं। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या है कोटा का। आपने अगर कोटा दिया है तो आप लोन भी ले सकते हो आईएमएफ से। सो क्या लिख लो अपनी लैंग्वेज में कि आप आईएमएफ से क्या ले सकते हो, लोन भी ले सकते हो कोटा से। और एक बात ध्यान रखना, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ओनली एक चीज याद रख लेना, आईएमएफ जो लोन देता है वो सिर्फ अपनी मेंबर कंट्रीज को ही देता है। जो मेंबर कंट्री नहीं है उनको लोन वोन नहीं मिलता, वो आईएमएफ को एक्सेस नहीं कर सकती। ठीक है, तो जो कोटा, ये जो कोटा सिस्टम है, इसमें लोन उनको ही मिलेगा आईएमएफ का जो मेंबर कंट्रीज होंगी। अब सवाल खड़ा होता है लोन किस किस टाइप के मिलते हैं। ये समझ में आ गया कोटा सिस्टम अच्छे से? कोई अब तुमसे पूछेगा आईएमएफ के बारे में तो बता देना। ठीक है, अब लोन किस किस टाइप के मिलते हैं अभी देखो, जो सब यही कहीं से आता है। देखो अब हम तुम्हें बताते हैं लोन कौन कौन से मिलते हैं।
लोन होते हैं दो टाइप के, एक होता है नॉन कंसेशनल, एक होता है कंसेशनल। कंसेशनल मतलब क्या हो गया, नॉन कंसेशनल मतलब क्या हो गया, हिंदी में बता दे रहा हूँ, हिंदी तो तुम लोग देख लो। कंसेशन मतलब नहीं होता कंसेशन दे दिया, समझ में आया? कंसेशन समझ में आया? नहीं, कंसेशन सहमति नहीं होती है, छूट, छूट होती है। नॉन कंसेशनल में मतलब छूट नहीं मिलती। अब इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं तुम्हें याद रखना। सबसे पहला है, लिख लो इसको अंग्रेजी में लिख लो, स्टैंड बाई अरेंजमेंट। दूसरा है एक्सटेंडेड, जगह छोड़ देना उसमें एक एक लाइन की, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। तीसरा है फ्लेक्सिबल, चौथा है रैपिड फंड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये चार है। ये क्या है, नॉन कंसेशनल है ये। ठीक है, अभी देख के बताता हूँ क्या है। स्टैंड बाई अरेंजमेंट है ये आरबी वो IMF देता है शॉर्ट टर्म बीओपी क्राइसिस को। और ये लोन कब मिलेंगे, जब बीओपी क्राइसिस होगा। हमारे इंडिया में कब हुआ था बीओपी क्राइसिस, तो हमने एक लिया था स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम। तो ये नॉन कंसेशनल है। नॉन कंसेशनल पे हमारे ऊपर कंडीशन थोपी गई थी कि नहीं थोपी गई थी, तो ये वही है। तो स्टैंड बाई अरेंजमेंट क्या है, शॉर्ट टर्म, ठीक है, शॉर्ट टर्म बीओपी क्राइसिस हुआ हो। दूसरा है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, इसमें क्या होता है, लॉन्ग टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म आप जो लोन एक्सटेंड करते हो बीओपी क्राइसिस में, वो पड़ता है। ये फ्लेक्सिबल पता नहीं क्या है यार, याद क्यों नहीं आ रहा मुझे। एक लिख लो अभी, फ्लेक्सिबल फैसिलिटी लिख लो बीच में कुछ, इस पे छोड़ देना, अभी वो याद आएगा जब देखेंगे। तो इन्फॉर्मेशन है एकदम से याद नहीं आती। हम नोट्स का भी तो यूज नहीं करते। हाँ करते हैं क्या, तो कुछ दिमाग से निकल जाती हैं चीजें। ये लिख लो, ये फ्लेक्सिबल, इसमें क्या लिखना है तुम्हें आगे, इसमें लिखना है तुम्हें एक चीज आगे कि ये लोन ही दिया जाता है, लेकिन उन कंट्रीज को दिया जाता है जिनकी पॉलिसी, जिनकी इकोनॉमिक पॉलिसी साउंड हो, मतलब जिनकी इकोनॉमिक स्थिति क्या हो, अच्छी हो, ये उनको दिया जाता है। भारत ने ये लिया था ना एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी 1991 में, हमने जो लोन लिया था। क्या है, फ्लेक्सिबल क्रेडिट, हाँ क्रेडिट लाइन है, ये फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन है, लिख लो इसको। और ये रैप समझ में आ गया, लिख लिया है। रैपिड फंड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, रैपिड फंड इंस्ट्रूमेंट होता है इमरजेंसी, इमरजेंसी आ गई, जैसे पाकिस्तान में अभी क्या हो गया था, कुछ दिन में बाढ़ आ गई थी भयानक, ठीक है, भयानक बाढ़ आ गई पाकिस्तान में, पाकिस्तान बह गया, पाकिस्तान गया IMF के पास, पैसा दो, तो फिर IMF ने पैसा दे दिया। अभी तुम लोग और भी चीजें देखोगे, लॉस एंड डैमेज, लेकिन वो अलग पार्ट है, तो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। एनवायरमेंट के टाइम में ये चार चीजें होती हैं, कौन सी होती है, नॉन कंसेशनल होती हैं। अब भाई कंसेशनल कौन सी होती है, कंसेशनल दी जाती हैं। अब देखो छूट किन को दोगे, तुम गरीब कंट्रीज को दोगे, ये तो देते हो तुम डेवलपिंग कंट्रीज को। इंडिया एक कोटा, एक कोटा है, हम जब पैसा देंगे तो IMF के पास पैसा कोटा ही तो आता है, जितनी कंट्री है ना सब देते हैं उसको, ये 191 कंट्रीज देती हैं। अब सोचो
अमेरिका दे रहा है 16%, तो अमेरिका तो IMF से मांगेगा नहीं, मांगेगा क्या? चाइना मांगेगा क्या? जापान मांगेगा क्या? जर्मनी मांगेगी क्या? ये खुद ही इतने रिच हैं। इंडिया ने अब लेना बंद कर दिया, देना शुरू कर दिया। ये भी मेंस में एक 2019 में क्वेश्चन आया था कि इंडिया नेट डेटर से क्रेडिटर बन गई है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। तो ये इंडिया ने एनए भी दिया था, मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ, इसके पास पैसे, अभी पहले इतना समझ में आया, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो ये चीज याद रखनी है तुम्हें, सीधे सीधे इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। और तुम्हें जैसे ही फैसिलिटी अरेंजमेंट कुछ दिख जाए तो सीधा IMF फूक देना, सोचना मत, और याद हो जाए अच्छे से तो फिर तो अच्छे ही से दिख जाएंगे। ये समझ में आ गया? अब होते हैं नॉन कंसेशनल, कंसेशनल। कंसेशनल में क्या होते हैं? एक होता है स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी, दूसरा होता है एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी, और एक होता होगा रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, शायद ये होते हैं। एक होता, ये चीज आती है काय में, पॉवर्टी रिडक्शन एंड, इस पे पता नहीं शायद क्वेश्चन आया है, कभी तो आया है, कब आया है, हाँ शायद 2020, हाँ 2022 खोलना, एक सबसे पहला क्वेश्चन होगा शायद, यही तो था। रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, रैपिड, देखो जी, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, रैपिड फाइनेंस, तो ये फाइनेंस होगा शायद, ऐसा कुछ कुछ होगा, ठीक है? नहीं, हाँ ठीक है, जो भी है ठीक है, हाँ यही है वो, ठीक है। तो क्या है आंसर इसका? IMF। देखो ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये IMF हो गया। अभी नहीं हुआ IMF में, अब तुम्हारा क्या बचा? हाँ, अब ये तो हो गया जब IMF लोन देता है, अब IMF भी लोन लेता है। अगर कभी तुम्हारा क्वेश्चन बनता है कि इंडिया, इस बार बहुत सारे क्वेश्चन बने थे, इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर क्वेश्चन बनता है कि इंडिया का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पोजीशन जो है वो, या स्टेटस जो है वो इनहांस हुआ है, तो उसमें तुम ये डाल सकते हो। IMF के दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे वो क्या करता है, बोरो करता है। एक होता है GAB, एक होता है NAB। इसको कहते हैं जनरल अरेंजमेंट टू बोरो, इसको बोलते हैं न्यू अरेंजमेंट टू बोरो, ठीक है? तो अभी तुम्हें ये बस इतना याद रखना, क्या लिखना है इसमें, कि जब IMF बोरो करता है, वहां IMF क्या कर रहा था? दे रहा था। ये क्या कर रहा है? यहाँ ले रहा है खुद। तो ये चीज अभी खत्म हो चुकी है, ये ध्यान रखना है। ये पहले था, अब इसकी जगह क्या आ गया है? NAB आ गया है, न्यू अरेंजमेंट बोरो, नॉन न्यू अरेंजमेंट टू बोरो।
और ये याद रखना कि इंडिया ने अभी जो यूरो क्राइसिस आया था, पता है कि नहीं पता है? यूरोपियन में जो पता है ग्रीस क्राइसिस हुआ था कि नहीं हुआ था 2019 में? तो उस समय इंडिया ने दिया था इसको लोन। दूसरा, ये मुझे तुम्हें एक चीज बतानी थी, एक चीज वो पहले जब जब अभी श्रीलंका में बहुत ज्यादा क्राइसिस आई थी, पता तुम्हें? अभी 1-2 साल पहले ही, तब इन्होंने इमरजेंसी वो कौन सा था यार, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज किया था, तो उसमें इंडिया ने भी पैसे दिए थे। तो इससे तुम्हें क्या पता चलता है? इससे तुम्हें ये पता चलता है कि इंडिया जहां पे लोन लिया करता था 1991 में, इंडिया ने जब लोन लिया था, अब इंडिया लोन नहीं लेता, अब इंडिया लोन देता है। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया का जो ग्लोबल स्टेटस है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लोगों से वो होता है ना, लोगों से वो कोई चीज बढ़ती है तो वो पुसाता नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, वो कहते हैं लोगों से झेला नहीं जा रहा। तो लोगों से मतलब अमेरिका जैसी कंट्रियों से, और बड़ी बड़ी, चाइना अपने में लगा हुआ है, चाइना इंडिया ज्यादा लोड नहीं लेता। वो देखो, चाइना को प्रॉब्लम नहीं है इंडिया, वो कहने की बात है, लेकिन हकीकत पता है, चाइना को कंपटीशन इंडिया से है ही नहीं। तो लोगों को सुनने में अच्छा नहीं लग रहा होगा कि ये क्या बात बोल रहे हैं हम, लेकिन चाइना अमेरिका से कंपटीशन कर रहा है, समझ में आया? उसे ग्लोबल पावर बनना है। तो खतरा किसे है? इंडिया को है कि अमेरिका को है? भाई अमेरिका से कंपटीशन कर रहा है वो, इंडिया को तो हमारे बायलैटरल इशू है, इंटरनेशनल हमें क्या प्रॉब्लम है उससे? हम कोई पावरफुल कंट्री तो ना है कि भाई हम ग्लोबल पावर हैं तो हमारी हेजेमनी खतरे में है। भाई अगर ग्लोबली अब इंडिया बढ़ेगा, चाइना बढ़ेगा, तो खतरा किसे होगा? उसको होगा ना जिसका पहले से साम्राज्य रहा है। तुम्हें बताओ, यहाँ पे इंडिया में ब्रिटिश रूल था एक टाइम में, तो जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सुना है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? असहयोग आंदोलन, जब ये आंदोलन हुआ था तो खतरा किसको था? ब्रिटिश को खतरा न था ना भाई, कि और किसी को खतरा था? जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ तो खतरा किसको था? ब्रिटिशर को, क्योंकि ब्रिटिश का साम्राज्य हिल रहा था, खतरा किसी को नहीं था। तो चाइना बढ़ेगा, इंडिया बढ़ेगा, तो जब जहां पे सिर्फ अमेरिका की चलती थी, अब इंडिया लोन दे रहा है, तो किसको, तो स्टेटस किसका बढ़ रहा है? अगर मैं तो कह रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा हो, एटलीस्ट वहां पे यूरोप जैसी कंट्री में जिन्होंने हमें गुलाम किया, आज हम उन्हें लोन दे रहे हैं, तो एक बात तो दिमाग में आएगा ना उनके कि जिन पे हम राज करते थे, आज हम उनसे पैसा लेना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है? तो इंडिया के लिए क्या की बात है, प्राउड की बात है, वो उनके लिए शर्म की बात है। अब वो कितनी भी शर्म कर लें, लेकिन अब जो बढ़ रहे हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। समझ में आ गया? समझ में आया तुम लोगों को कि नहीं? तो ये चीज तुम्हें ग्लोबल, जब भी तुम्हारा GS2 का पेपर है, GS2 में आएंगे ऐसे क्वेश्चन, IMF आता रहता है, WTO सबसे ज्यादा आता है। तो ये तुम्हें याद रखना है कि न्यू अरेंजमेंट टू बोरो में इंडिया ने लोन दिया था यूरो क्राइसिस के टाइम में, लिख लो वहां पे। समझ में आया है? PSC में भी है, अच्छा, तो तुम्हारा काम तो बन गया। समझ में आ गया? ये हो गया तुम्हारा, और क्या है, SDR बचा हुआ है थोड़ा सा। तो SDR क्या होता है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स।
समझ में आया? एसडीआर, एसडीआर के बारे में सीधा सीधा पूछा, पहले होता क्या है? ये इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है। इंटरनेशनल रिजर्व एसेट क्यों बोलते हैं इसको? हमें देखो, तुम्हें जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एसडीआर से रिलेटेड पूछ सकते हैं वो हम तुम्हें बता दे रहे हैं। ये इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है क्योंकि हम अपने फॉरेन रिजर्व में इसको रखते हैं। हमारा पार्ट है कि नहीं पता है? 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी नहीं, फॉरेन एसेट बोलो ना, क्योंकि इसमें सिक्योरिटीज भी आती है। मॉनेटरी गोल्ड होता है और एसडीआर होता है, तो वो एसडीआर ये है, तो हम भी उन्हें परचेज करके रख लेते हैं एसडीआर। तो हम पैसे तो हम फॉरेन करेंसी में भी रख सकते हैं, लेकिन चारों चीजें हम इसलिए रखते हैं। रिजर्व ट्रेंस तो हमें रखना पड़ता है, तो आईएमएफ का पार्ट, ठीक है। तो ये हमें रखना क्यों पड़ता है, ये हम रखते क्यों है? क्योंकि डाइवर्सिटी बनी रहे एसेट्स में। एक एसेट्स को रखने से अच्छा है कि ज्यादा एसेट्स रख। सबसे पहले तो एसडीआर की वैल्यू कैसे डिसाइड होती है? एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। 5 करेंसियों को लिया जाता है, उनका पता नहीं वेटेड एवरेज कैसे निकालते होंगे, वो जानते होंगे, ठीक है। अपन को ज्यादा लोड नहीं देना, अपन को 5 करेंसी याद रखनी है। कौन कौन सी 5 करेंसी है? डॉलर, और इसको जानने से ज्यादा कुछ मतलब भी नहीं है। डॉलर, यूरो, वॉन, एन एंड पाउंड। और ये जो ऐसे साइन लगाए हैं, इस हिसाब से इनकी वैल्यू डिसाइड होती है। सबसे ज्यादा डॉलर की वैल्यू है यहाँ, फिर यूरो की, फिर वॉन। वॉन किसकी करेंसी है? चाइना की। एन जापान, और पाउंड वो। इन 5 करेंसियों को जोड़ जाड़ के जो भी करते हो, फिर उनकी जो वैल्यू निकलती है उसके हिसाब से एसडीआर की वैल्यू निकलती है। अभी जनरली एसडीआर 1 एसडीआर इज इक्वल टू कितने? 1.31 डॉलर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एसडीआर ज्यादा हुआ। समझ में आ गया? तो ये 2 चीजें समझ में आ गई पहले। अब तीसरी चीज क्या है कि जो भी एसडीआर होगा, सुन लो, वो तुम लोग नहीं रख सकते। मतलब इसे प्राइवेट पर्सन नहीं रख सकता एसडीआर को। समझ में आया? जैसे जो अपनी करेंसी होती है डॉलर, हम रख सकते हैं, प्राइवेट पर्सन रख सकते हैं, लेकिन एसडीआर को प्राइवेट पर्सन होल्ड नहीं कर सकता। एसडीआर से आप कोई चीजें नहीं खरीद सकते इंटरनेशनल मार्केट में। लिख लो इसे। जैसे आप डॉलर में क्रूड खरीद लेते हैं, तो ऐसे आप एसडीआर का यूज करके क्रूड मरूड ऐसे एक्सचेंज नहीं कर सकते, मतलब इंटरनेशनली। क्योंकि ये कोई करेंसी नहीं होती है, इसलिए इस पे कहीं करेंसी नहीं लिखा, इस पे सिर्फ ड्रॉइंग राइट लिखा है। लेकिन एक काम कर सकते हैं, अपनी हिंदी भाषा में लिख लो अच्छे से। इसमें एक काम कर सकते हैं कि जितने मेंबर स्टेट्स हैं वो आपस में इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एसडीआर पड़े हुए हैं, सामने वाले के पास डॉलर पड़े हुए हैं, तुम्हें डॉलर की जरूरत है, तुम एसडीआर दे दोगे और डॉलर ले लोगे, ठीक है। तो ऐसा तुम कर सकते हो। तुम इनको, इन 5 करेंसी को क्यों लिया गया है? 5 करेंसी है, फ्रीली यूजेबल करेंसी है। फ्रीली यूजेबल करेंसी है। फ्रीली यूजेबल करेंसी का क्या मतलब हुआ? ये ऐसी करेंसी है जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लोग रखते हैं। लोग नहीं रखते, मतलब गवर्नमेंट रखती है, रिजर्व रखते हैं, सेंट्रल बैंक। मतलब यहाँ कभी कभी लोग मुंह निकल जाए तो समझ जाना कि हम कंट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अभी अपन लोगों की बात ही नहीं कर रहा है, ये सब सिस्टम ही नहीं है। फ्रीली यूजेबल करेंसी है, इसका मतलब ये करेंसी क्या होती है, क्या होती है? इन करेंसियों को वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इनसे एक्सचेंज होता है, ठीक है। ये हार्ड करेंसी भी होती है, हार्ड और सॉफ्ट बताया था हमने कि नहीं? हाँ, स्टेबल रहती है। तो जैसे चाइना की है, चाइना की अब जो वर्ल्ड में जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है वो 15 से 20% हो गया है, उससे भी ज्यादा हो सकता है।
और मतलब काफी है एक कंट्री के हिसाब से। तो अब उसकी करेंसी की वैल्यू हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। डॉलर की तो है ही अमेरिका की। यूरो पता ही है, यूरोपियन यूनियन कितनी बड़ी यूरोपियन यूनियन है, 29-28 मेंबर हैं। एन जापान ऑलरेडी है, पाउंड अपनी यूके की कंपनी। तो ये 2-3 चीजें समझ में आ गई तुम लोगों को कि नहीं? यही है एसडीआर बस। तो तुम्हें आईएमएफ पता चल गया होगा। हाँ, अब इसमें एक इशू और है। जैसे हमने एक इशू तो बता दिया कि ये डेमोक्रेटिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 मेंबर 1 वोट की सिस्टम नहीं है। ठीक है, पहला सिस्टम समझ में आ गया। अब इशू लिख लो साइड में। अगर मेंस में कभी क्वेश्चन आ जाता है तो तुम कम से कम इशू पता होंगे तो तुम बाद में लिख सकते हो कि हाँ ना ठीक कर लो। समझ में आ गया? तो सबसे पहला लिखना है कि ये डेमोक्रेटिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 मेंबर 1 वोट का सिस्टम नहीं है। ठीक है, नहीं लिख पा रहा है। दूसरे नंबर पे क्या है? दूसरे नंबर पे डेमोक्रेटिक तो बहुत दूर की बात है। ये क्या है? वेस्टर्न डोमिनेंस को रिफ्लेक्ट करता है। वेस्टर्न डोमिनेंस को क्यों 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 रिफ्लेक्ट करता है? हैं? क्यों करता है वेस्टर्न डोमिनेंस को रिफ्लेक्ट? डोमिनेंस नहीं पता तुम लोगों को? तुम्हारे घर में किसका डोमिनेंस चलता है बताओ? पापा का डोमिनेंस है। ऐसे ही इसमें किसका? वेस्टर्न, स्पेशली अमेरिका का। तीसरे नंबर पे लिख लो कि इसको इसमें रिफॉर्म लाना या चेंज करना बहुत मुश्किल है। तो लिख लेना, एक साइड में लिख देना। एक मतलब ये लिखने के बाद अपना एक एग्जाम्पल लिख के या ब्रैकेट में लिख दो कि 17% तो यूएसए का ही वो है। चौथे नंबर पे लिख लो डेवलपिंग कंट्रीज, या जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है, जो गरीब कंट्री है। तुम लोग क्या बोलते हो डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री को? विकासशील लिख लो। विकासशील जो देश हैं, विकासशील मतलब डेवलपिंग। तो जो विकासशील देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, उनके पास एक तो राइट्स कम है, राइट्स तो कम है ही, साथ में उनके पास डिसीजन लेने की, मतलब आईएमएफ में डिसीजन लेने की क्षमता नहीं, कैपेसिटी नहीं लिखना। मतलब ये लिख दो कि उनके पास पावर ही नहीं है। क्यों नहीं है भाई? फिर लिख देना वोटिंग पावर ही नहीं है। तो सिर्फ मान लो, अब कहने की बात देखो, एक चीज है तो मैं बतानी थी, 50%, 50% जो क्या लिखना है, 50% आईएमएफ की जो वोटिंग पावर है वो सिर्फ 6 कंट्रीज के पास है। कौन कौन सी? यूएसए, जापान, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, 1 2 3 4 5 और फ्रांस। एक आध और होगी तो पता नहीं, लेकिन 50% सिर्फ 6 कंट्रीज के पास है। और होगी तो कनाडा भी हो सकती, उसके बाद आती हैं। तो सोचो, है डोमिनेंस, वेस्टर्न डोमिनेंस, और इसमें क्या है डेवलपिंग कंट्रीज के पास। तो भाई इनने जो बोल दिया भाई होना है, और सबसे ज्यादा वोटिंग भी नहीं किया, सबसे ज्यादा फंडिंग भी नहीं की। किसको लोन देना है, किसको लोन नहीं देना है, ये भी यही डिसाइड करेंगे।
करेंगे कि नहीं करेंगे? तो जिसको लोन लेना होता है वो गिड़गिड़ा के जाता है इन कंट्रीज के पास। समझ में आया? फिर ना लोन मिलता। और तुम देखो, अब हम तुम्हें इतने पॉइंट लिख लिए कि नहीं लिखी? यही तो सबसे बड़े मुद्दे हैं। कहने को IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और एक्चुअली में उसका नाम रखना चाहिए था वेस्टर्न मॉनेटरी फंड। समझ में आया कि बिल्कुल समझ में नहीं आया? तो ये चल रहा है, यही है। मतलब जो पावरफुल होता है वो अपनी वो बना लेता है, अब उनको तोड़ पाना बड़ा मुश्किल है। तो इंडिया हो गई, चाइना। ब्रिक्स क्या है? ये ब्रिक्स भाई, तो ब्रिक्स है क्या? ब्रिक्स का बेसिक पर्पज क्या है? तुम लोग नाम सुना है ब्रिक्स का कि नहीं सुना है? पर्पज पता है ब्रिक्स का क्या है? ये सिर्फ की इतना ही पता है कि 2008, 9, 10 में बना दी, 5 राज्य हो, 5 कंट्री हो गई, बस हो गया ब्रिक्स। वो तो ठीक ठाक है, वो तो एक आध मैटर है। ब्रिक्स कंट्रीज का जो सबसे प्राइमरी वो पर्पज ये है कि ये IMF जैसी चीजों को चैलेंज करना है, और इनका मतलब है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वो हो जिसमें चाहे वेस्टर्न कंट्रीज हो चाहे डेवलपिंग कंट्रीज हो, उन सबके पास इक्वल पावर हो। तुम लोगों ने ग्लोबलाइजेशन, अब हम तुम्हें देखो ये चीज हम बता रहे हैं, अब तुम्हें हम WTO भी बता सकते हैं, लेकिन हम तुम्हें थोड़ा और इसको बताते हैं, इसलिए बताते हैं। तुम लोगों ने ग्लोबलाइजेशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? क्या बोलते हैं? वैश्वीकरण बोलते हैं। समझ में? यहीं से सब कुछ निकलेगा, सब कुछ यहीं से निकलता है। अगर ये मैटर सही हो जाए तो ग्लोबलाइजेशन की आधी प्रॉब्लम भी ठीक हो जाए। समझ में आया? तो अब देखो क्या है, इंडिया के ऊपर स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम का नाम तो सुना ही होगा तुम लोगों ने, 1991 में आया था। तो इंडिया के ऊपर ये चीज थोपी गई थी, ये भी पता है। थोपने के बाद उन्होंने ये बोला कि अपनी इकोनॉमी को ओपन करो, प्राइवेटाइजेशन करो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाओ, एक ही समय पे सारी इकोनॉमी को ग्लोबलाइज कर दो, लिबरलाइज कर दो। ठीक है, लिबरलाइज कर दिया। उन्होंने ये बोल दिया कि तुम्हारी सब्सिडी कम करो, समझ में आया? टैक्स कम करो। कुछ चीजें अच्छी भी थी, ठीक ही नहीं थी, लेकिन तुमने देखा कि 1991 के बाद क्या हो गया? ग्लोबलाइजेशन आ गया। तुमने ये बात भी देखी होगी, हिंदुस्तान में गरीब तो गरीब हो गया, और सबसे बड़ी बात है इतनी ज्यादा हाई लेवल की इनइक्वालिटी बढ़ गई है। समझ में आया? अब तुम लोग समझते हो ये इनइक्वालिटी क्या है यार? इससे होना क्या है? इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी, मतलब चिल्लाते रहते हैं लोग इनइक्वालिटी। समझते हो तुम लोग इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है? अभी हम तुम्हें बताते हैं इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है। डिस्क्रिमिनेशन समझते हो तुम लोग क्या होता है? भेदभाव उस इंसान को समझ में आएगा जिसके साथ भेदभाव हुआ हो। जिसके साथ कभी भेदभाव ना हुआ हो उसको कभी भेदभाव कभी समझ में नहीं आएगा कि भेदभाव क्या चीज है। समझ में आया? जैसे ही ऐसे ही होता है जब इनइक्वालिटी होती है, तो इनइक्वालिटी उसे समझ में आती है जिसके साथ इनइक्वालिटी हो रही है। समझ? अब देखो, पहले हम तुम्हें ये बता रहे थे, हम तुम्हें सब बता, रुक जाओ। तो तुमने देखा स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, समझ में आया क्या? तो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम में हमने कुछ कंडीशंस IMF ने हमारे ऊपर रखी थी। तो वो कंडीशंस जो थी वो किसके फेवर में थी? वो इंडिया के फेवर में तो थी या नहीं थी वो तो बात का एनालिसिस है, लेकिन उस लोन को देने वाले 6 कंट्रीज थी, USA, जापान, जर्मनी, इटली, UK, फ्रांस और कनाडा वगैरह। कनाडा का तो ऐसा रोल नहीं होता है, बेसिकली 5 कंट्रीज हैं जिनका रोल होता है। समझ में आ रहा है? अब ये 5 कंट्रियों ने तुम्हें लोन दिया, उन्होंने कहा अपनी इकोनॉमी खोल दो। इंडिया ने खोल दी और एक कूद पड़े। इंडिया में एक बड़ा सा मार्केट मिल गया, इंडिया में एक कूद पड़े। समझ में आ गया? और इंडिया में हाई लेवल ऑफ इनइक्वालिटी
बढ़ती चली गई। समझ में आ गया? तो इतने हाई लेवल की इनइक्वालिटी क्यों बढ़ी है? क्योंकि जब ग्लोबलाइज्ड एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी के नाम सुना है, मल्टीनेशनल कंपनी आई, ठीक है, आई तो आके क्या किया उन्होंने, क्या किया उन्होंने? इन्वेस्टमेंट किया होगा। कहाँ इन्वेस्टमेंट किया? हमने तुम्हें बताया था कि इन्वेस्टमेंट कहाँ हुआ था, सर्विस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हुआ, और या मैन्युफैक्चरिंग के उस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हुआ जहां पे हाईली इलीट इंडस्ट्रीज थी। नॉर्मल इंडस्ट्रीज में नहीं हुआ, एमएनसी वो एमएसएमई में नहीं हुआ, फूड प्रोसेसिंग में नहीं हुआ। समझ में आ रहा? एग्रीकल्चर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, हुआ होगा एक आध परसेंट, उससे कुछ नहीं होता। तो जब तुम्हारे जो पुअर सेक्टर थे जिन्हें हमें बढ़ाना था, जिनसे हमारी इकोनॉमी सबसे बेकार स्थिति में थी, हमें उन्हीं को तो सुधारना था, उन्हीं की वजह से तो बीओपी क्राइसिस हुआ था। तो लेकिन ये सारा ये ज्यादातर इन्वेस्टमेंट हमारा कौन से सेक्टर में चला गया? इलीट सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, ठीक है, तुम्हारे इलीट मैन्युफैक्चर वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में, उनमें चला गया, और बाकी के जो सेक्टर रह गए वो क्या होगा? पीछे। इसी वजह से हमारा सर्विस सेक्टर क्या हो गया? सबसे ज्यादा हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन बन गया उसका जीडीपी में। तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि इतना सा सेक्टर, एक सर्विस सेक्टर, उसका जीडीपी में इतना बड़ा रोल, और एग्रीकल्चर इतना बड़ा, मैन्युफैक्चरिंग इतना बड़ा, उसका जीडीपी में बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन। तो जब उनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, ग्रोथ ही नहीं हो रही, तो वहां पे जो काम कर रहा है उनकी क्या इनकम होगी? है? और जब वहां ग्रोथ ही नहीं हो रही तो वहां इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा होगा, वहां पर टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन कितना हो रहा होगा? तुम लोगों को समझ में आ रही है चीजें? और जब जिस देश में मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर में खुद की टेक्नोलॉजी नहीं है, वो कंट्री कभी भी सेल्फ रिलायंट नहीं बन सकती, जिसे हम कहते हैं आत्मनिर्भर। तो आत्मनिर्भर से पॉलिसी लाने मात्र से कोई भी कंट्री आत्मनिर्भर नहीं बन जाती। समझ में आ रहा? तो ये 1991 के बाद की इशू हो गया। तो सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? एप्पल कंपनी को, फेसबुक को हुआ। जो इंडिया में इतनी कार वगैरह आई, हम तो बना नहीं पाते थे कार, हम तो उसकी मारुति सुजुकी बनाते थे बस। इंदिरा गांधी के टाइम पे सबसे पहले मारुति सुजुकी बनी थी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलती थी, सबके घरों में आई 2000 के बाद रंग कलर टीवी। उसके पहले तो पता ही नहीं होगा। तुम लोगों ने शक्तिमान देखा होगा, रंगोली देखा होगा कि नहीं बचपन में? तुम सब 2000 की बात की पैदाइश तो नहीं हो? और एक तो मारा होगा, तब तक तो शक्तिमान बंद ही हो गया होगा, मतलब। और जिसने शक्तिमान नहीं देखा उसने क्या ही बचपन जिया। समझ रहे हो? शक्तिमान मतलब ऐसा था, उस समय रामायण आती थी, जय हनुमान आता था, श्री कृष्ण आता था, महाभारत आती थी, और मुझे बहुत अच्छी लगती थी महाभारत। लेकिन जब से जो छोटा था, तो महाभारत में क्या लड़ाइयाँ होती थी, लड़ाइयाँ इधर से इधर, छोटे में ये सब। और फिर आए एक समय आया, फिर उसी समय अब समझ में आती हैं चीजें। उस समय श्री कृष्ण जी का वार्तालाप चलता है अर्जुन से कि हम क्यों लड़ाई करें, तो वो गीता सार सुनाने लगते। और फिर जो गीता सार शुरू होता है, फिर हमारा सुनने का मतलब ऐसा बोर हो जाता हूँ, ये कब खत्म होगा, ये कब खत्म होगा, ये कब खत्म होगा। ये बचपन की बात है। फिर हमने वो श्री कृष्ण देखने बंद कर दिया, लड़ाई नहीं देख पा रहा, लड़ाई नहीं हो रही। पहले मजा आता था भाई, एक आदमी ऐसे अच्छे उस पे वो तीरों पे। छोटे में क्या समझ में आता है, ठीक है, भीष्म पितामह के बारे में, द्रोणाचार्य, ये सब चीजें तो अपन बाद में पता, बचपन में तो क्या ही पता चलता। बचपन में हाँ भाई शक्तिमान शक्तिमान, खुद लगे हैं कोशिश करने, हम क्यों नहीं उड़ रहे। तो बचपन ऐसा होना चाहिए। तो क्या थे हम, तो ये बताने की कोशिश कर रहे थे हम कि जो इंडिया के ऊपर हो या अदर कंट्रीज के ऊपर हो, उन्होंने क्या किया, इकोनॉमी को ओपन कर दिया उनके हिसाब से, और उसका सबसे ज्यादा फायदा किस कंट्रीज को हुआ है? इन कंट्रीज। और आज हम जो चीजें बोलते हैं, तुम लोग वैश्वीकरण के बारे में पढ़ते हो, तो एक वो भी पढ़ते होगे, इनइक्वालिटी जरूर पढ़ते होगे। अगर तुमने वैश्वीकरण पढ़ा है
तो तुमने इनक्वालिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? असमानता जरूर पढ़ा होगा, डेफिनेटली पढ़ा होगा। बिना ग्लोबलाइजेशन के अगर उसमें असमानता ना पढ़ा होगा तो वो ग्लोबलाइजेशन तुमने पढ़ा ही नहीं होगा। ग्लोबलाइजेशन की जनरल डेफिनेशन क्या होती है? कुछ नहीं होती है, इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटरडिपेंडेंस। कहने को अच्छी बात है कि हम सब एक दूसरे से जुड़ गए हैं और एक दूसरे पर निर्भर हो गए हैं। ये ग्लोबलाइजेशन खत्म कर दिया उनने। ठीक है, अब तुम्हें बताओ कि सबसे पहले इकोनॉमिकली ऐसा नहीं है इंडिया को भी फायदा, हम क्या नहीं ना, फायदे तो आए हैं। जैसे ये कंट्रीज आई इंडिया में, इन्वेस्टमेंट लेके आई, टेक्नोलॉजी लेके आई, ग्रोथ भी हुआ। लेकिन साथ में वो हमने ये बताया ग्रोथ कहाँ गया? ग्रोथ गया है एलीट सेक्टर्स में। ग्रोथ कहाँ गया? एलीट सेक्टर में गया है, मतलब सर्विस सेक्टर में गया है। या एलीट का मतलब है जो हाई लेवल की इंडस्ट्रीज थी जिनका ग्रो होना आसान था, वहां पे इन्वेस्टमेंट चला गया तो जो हमारा जो बेस था वो जैसा था वैसे ही रह गया, हमारा वीक रह गया। और क्योंकि पैसा आ रहा है, हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ा कि पैसा तो आ रहा है ना भाई, और हम क्या कर रहे हैं हमें ये नहीं पता। ऐसा अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने कुछ चेंजेस किए थे अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी में, बहुत सारे चेंजेस किए हैं। एक मेक इन इंडिया का प्रोग्राम लेके आए वो, एक तुम्हारा डोमेस्टिक कंटेंट। उसमें क्या होता है कि जब तुम फॉरेन के हो या प्राइवेट के हो या कुछ भी हो, तो बोलते हैं कि डोमेस्टिक में जो चीजें बनाई गई हैं उन्हीं के प्रोडक्ट का तुम यूज करके बड़े प्रोडक्ट बनाओ। ठीक है, डिफेंस सेक्टर में ऐसा है कि 40% तक तुम्हें डोमेस्टिक कंटेंट यूज करना पड़ेगा और उसमें अपना सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। तो डोमेस्टिक कंटेंट को तुम लोग समझ रहे होगे क्या काम का है। जैसे मान लो छोटी छोटी MSME है, ठीक है, कोई कुछ कंपोनेंट बनाता है, कोई कुछ कंपोनेंट बनाता है, कोई कुछ, तो डोमेस्टिक। अब जैसे इलीट इंडस्ट्रीज में भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जैसे डिफेंस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो ये लोग विदेशों से नहीं खरीदेंगे, ये इंडिया से खरीदेंगे। कहां से? MSME से। तो कौन ग्रो करेगा? MSME ग्रो करेंगे कि नहीं? तो ये इस प्रेजेंट गवर्नमेंट का, मोदी सरकार जी का वो कुछ इनिशिएटिव तो बहुत तगड़े हैं, मतलब बहुत वेल कनेक्टेड है वो। तुम्हारा अगला है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया मतलब वही चीज है, इंडिया में चीजें बनाओ, इंडिया की चीजें बनाओ। तीसरे नंबर पे या भाई तुम्हारा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है। साथ में उन्होंने ये भी समझा, मतलब प्रेजेंट गवर्नमेंट ने ये भी समझा कि अकेला स्किल इंडिया करने से कुछ, मेक इन इंडिया करने से कुछ नहीं होना विदाउट स्किल इंडिया। तो स्किल इंडिया भी इंडिया में आया। अब बात ये है कि हम कितने ही इम्प्लीमेंट, कितनी अच्छी पॉलिसी ले आए, कुछ भी कर दें, हमारे लोग इम्प्लीमेंट नहीं करना, सो नहीं करना, हमें पैसा कमाना है हर हाल में। समझ में आया? समझ में आया? तो सब टाइप के लोग भरे हुए हैं, पैसे कमा। अब आदमी कितने ही रिफॉर्म ले आए इस देश में, और कितने ही अच्छे रिफॉर्म ले आओ तुम, सब गुरगोबर कर देते हैं करप्शन कर कर। समझ में आया? पॉलिसी एक से एक है। अभी इंडिया में कुछ अच्छी पॉलिसी, जैसे कुछ चीजें तो बहुत अच्छी इंप्लीमेंट हुई हैं, जैसे घर बनवा दिए गरीब लोगों के। अब हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि भाई घर बनवा दिए क्या हो गया, लेकिन उस गरीब से पूछो जिसका खपरेल घर था, पानी गिर रहा है तो बारिश का पानी, उस किसके घर में पानी अच्छा लगता है? अगर बारिश हो गई, नाला भर गया तो उसके कच्चे घर में गिर गया, ज्यादा बारिश हो गई, उसका घर टूट गया, उसके बाद तब पैसे ही नहीं कि वो घर बनवा सके। समझ में आ रहा? एक छोटा सा उसी में खाना बन रहा, उसी में खाना बनता है, और फिर वो चूल्हे से खाना बनाते तो उसका जो धुआं होता था वो पूरे फैल जाता था। ठीक है, और उसके बाद जो महिलाओं की स्थिति होती थी वो इतनी खराब हो जाती थी, उनकी आंखें खराब हो रही, उनकी हेल्थ इशू हो रहे। तो जो उज्ज्वला योजना थी, उसके तहत गैस सिलेंडर सब्सिडाइज करके कनेक्शन उन्होंने दिए, और जिनके पास पैसे नहीं आ पा रहे, पहले बैंकों में चक्कर लगाना पड़ रहा है, वहां लग रहा है, अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से सीधे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। तो कुछ रिफॉर्म तो ऐसे हैं, मुझे तो पता बहुत सारे रिफॉर्म अच्छे लगते हैं, बस ये सब चीज ना हुई होती
समझ में आया? तो हमने वोट दिया था भाई पहले। आयुष्मान कार्ड आयुष्मान कार्ड भाई, गरीब लोग, अब एक इंसान के लिए उसका हेल्थ कितना बड़ा इशू है। और लेकिन हमारे देश में हम क्या, कितनी अच्छी पॉलिसी ले आओ, करप्शन करना है तो करना है। हॉस्पिटल ऐसे देते हैं वो कि जहां पे इलाज ढंग का होता ही नहीं है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग अच्छे से नहीं निभाते, प्रॉब्लम है। नहीं तो सीरियसली 2014 से लेके 19 तक की जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी वो इतनी बेहतरीन पॉलिसीज थी। मतलब पॉलिसी अभी भी है, इम्प्लीमेंटेशन की दिक्कत है, लेकिन उन पॉलिसियों ने काफी लोगों को रियल में एम्पावर किया है। डिसेंट्रलाइज लेवल पे एम्पावरमेंट हुआ है उन पॉलिसीज। घर बनवा देना, पैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करना, एलपीजी सब्सिडी देना, वो एलपीजी सब्सिडी नहीं, एलपीजी कनेक्शन देना, आयुष्मान भारत वाला काम करना। समझ में आ रहा है? बहुत बहुत बेहतरीन, मतलब गरीब लोगों के लिए तो ये बहुत जन्नत थी। मोदी जी को ऐसे थोड़ी ना वोट मिलते हैं। लेकिन अब कुछ अलग हो रहा है। में वो चला दी ना हवाई सेवा, जैसे कोई मरीज है और उसे जल्दी से ले जाना है तो एयरप्लेन से ले जा सकते हैं। अच्छा, चलो ये तो और बढ़िया है। बहुत सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो ये क्या थे, हम कहाँ थे और क्यों थे हम? हाँ, तो अरे बताना कुछ था, मैं ये बताना था ग्लोबलाइजेशन का टाइम है। हाँ, तो ये सारी की सारी चीजें आ गई, तो क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट तो इंडिया में आया, लेकिन वो कहाँ पे जा रहा है इन्वेस्टमेंट? इलीट सेक्टर। इलीट सेक्टर में हमने तुम्हें ये साइड में इसलिए बताया था कि अभी जो नई चीजें शुरू हुई, जैसे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, स्किल इंडिया हो गया, डोमेस्टिक कंटेंट हो गया, उससे क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली एमएसएमई पीछे से ग्रो कर रही है। तो इवन इन्वेस्टमेंट यहाँ आ रहा है। ठीक है, इनको तो हम नहीं चेंज कर सकते। हम किसी फॉरेन इन्वेस्टर से ये तो नहीं बोल सकते कि भाई तू यहाँ नहीं, यहाँ इन्वेस्ट कर, वो तो अपने मन से मुताबिक है, नहीं तो आएगा ही क्यों तुम्हारे पास। लेकिन गवर्नमेंट ने ये चीज जरूर कर दी कि आप जो भी करोगे आपको डोमेस्टिक कंटेंट लगाना पड़ेगा 40%, 35%। ठीक है, तो आप अब वो जो डोमेस्टिक कंटेंट है वो कहाँ बनाएंगी? अपनी इंडस्ट्रीज में बनेगी। अपनी इंडस्ट्रीज होगी जो एमएसएमई होगी या छोटी मोटी और इंडस्ट्रीज होगी। तो यहाँ का जो पैसा हो वो यहाँ का जो सामान होगा वो कहाँ जाएगा? इस एलीट इंडस्ट्री में। यही तो हमने पहले करना था, जो हमने तुम्हें बताया था, एक बार बताया था कि नहीं, बताया था कि नहीं बताया था? तो ये सारी चीजें अब हो रही हैं जाके, तब समझ में आया? तो ये एक अच्छा नहीं से, तो हमारा ये बताने का तरीका था। अब क्या हो रहा है ये बता दिया, तो मतलब तुम्हें पूरा इस पूरे एरिया का चीज बता सकते। अब कभी भी अगर ये क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है तो तुम इसको बैकग्राउंड में डाल सकते हो कि हमारा इन्वेस्टमेंट कहाँ जा रहा है? एलीट में। और इस एलीट की वजह से इनइक्वालिटी राइज हो रही है। समझ में आ रहा? अब क्या कर रही है गवर्नमेंट? वो ये कर रही है। समझ में आ रहा है? तो इससे तुम्हें ये पूरा कंसेप्ट तुम्हें एक बार में समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पे ज्यादा और ग्लोबलाइजेशन में नहीं जा रहे, एनवायरमेंट सेक्टर में या बहुत सारे सेक्टर, हम सिर्फ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में अभी बात कर रहे हैं। समझ में आया? समझ, तो तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कि एलीट से, लेकिन अभी ये बहुत छोटे स्तर की बात चल रही, ये बहुत बड़े स्तर पर पहुंच चुका है। ये 1991 से कूद रहा है हर एक जगह, और ये अभी शुरू हुआ है। और शुरू हम क्या नहीं रहे, शुरू तो हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें हो गई हैं, लेकिन हो नहीं रही वो। समझ में आ रहा? और अब और नहीं हो रही हैं। अब क्योंकि मुद्दे जो है, खुद मोदी जी ने खुद मुद्दे बनाए हैं डेवलपमेंट के, और हम खुद मुद्दे बना दिए बर्बादी के। तो इतनी बेहतरीन बेहतरीन पॉलिसी, और वो रियलिटी में अब क्या हो रहा है, क्योंकि जब तक लोग किसी चीज को नहीं देखते, हम क्या नहीं रहते, डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती पीपल्स पार्टिसिपेशन। और पीपल्स पार्टिसिपेशन अगर इस डेवलपमेंट प्रोसेस में नहीं हो रहा, ये शिफ्ट होके कहीं और चला गया है, चला गया कि नहीं, ये तो चला ही गया, देखो मान लो। तो यहाँ क्या हो रहा है, अब सिर्फ वही होता है जो सरकारें बोलती हैं। समझ में आ रहा है? रियलिटी किसी को नहीं पता। समझ में आया?
तो ट्रांसपेरेंसी होती तो रियलिटी क्लियर नहीं दिखती। अब क्या हो रहा है अब नहीं पता, तो हमने वो बता दिया कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। अब उन्हीं के बेसिस पे तुम बोलते रहो हाँ ये हो रहा है, हाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो वैसे नहीं होता। ये चीज समझ में आ गई तो हमने तुम्हें पूरी चीज बता दी। अब तुम्हें इनइक्वालिटी तुम्हें पता चल गई होगी। फिर ऑब्वियसली बात है, अगर इलीट इंडस्ट्रीज में अगर इन्वेस्टमेंट आ रहा होगा तो जॉब कहाँ मिल रही होगी, वहीं मिल रही होगी। और वहीं मिल रही होगी ये मैटर नहीं करता, उन्हीं को मिल रही होगी जिन जो स्किल्ड हैं। और सबसे बड़ी बात है स्किल्ड तो हैं उनको मिल रही होगी जो इंग्लिश बोलते हैं। तुम लोग इंग्लिश बोलते हो, अगर तुम लोग इंग्लिश नहीं बोलते हो तो कभी गवर्नमेंट तुमसे बोले, क्या बोले कि एक गवर्नमेंट सर्विसेज की के लिए काम मत करो, पढ़ाई मत करो, बिजनेस करो, तो कहना क्या कहोगे, ये कहोगे तुम कि जो इन्वेस्टमेंट है वो इलीट में आता है और यहाँ पे वो चीजें चाहिए जो तुमने हमें कभी नहीं दी। तो इसलिए मेंटोस खाओ, ये वो सेंटा फ्रेश खाओ और जिप लगाओ और बोलना बंद करो और जॉब निकालो गवर्नमेंट में। समझ में आया? नहीं तो इनइक्वालिटी खत्म करो। जब ये दो चीजें तुम कर दो फिर जाके हमको ध्यान देना और ये भी कह देना उनसे कि हमारी मर्जी, हम इस देश के नागरिक। आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 के बारे में पता है तुम लोगों को कि नहीं पता? अनुच्छेद 21 के बारे में पता है कि नहीं पता है? अनुच्छेद 14 के बारे में पता है कि नहीं पता है? और 15 के बारे में पता है कि नहीं? ये 14, 15, 19, 21 ये तो अपनी जेब में रख के रखा करो। समझ में आया? लेकिन पहले पढ़ लो, कुछ बन जाओ, नहीं तो पुलिस वाले कहेंगे बहुत नेता बन रहा है। और उस पुलिस वाले को ये नहीं पता कि हम नेता नहीं बन रहे हैं, हम वो चीज बोल रहे हैं जो सत्य है। लेकिन तुम नेतागिरी कर रहे हो, तुम्हारा पावर नहीं होगा तो तुम्हें वो नेतागिरी, तुम कुछ नहीं बोल रहे होगा तो तुम्हें पकड़ के जेल में डाल देगा। और तुम बिल्कुल ही कमजोर होगे तो तुम्हें मार मार के वो तुम्हारा अगले दिन तुम्हारी अखबार में सिर्फ खबर निकलेगी आज तुम्हारे साथ इतनी मारपीट हुई है जेल पुलिस में, पुलिस टॉर्चर जिसे हम बोलते हैं, कस्टोडियन डेथ जिसे हम बोलते हैं, पता तुम्हें? तो ये समझ में आ गया? अब इन सब चीजों को लोग देखेंगे भी क्यों? क्योंकि लोगों को तो मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना है। तो ये सारी चीजें देखने ही क्यों है? जब तुम्हें देखना ही नहीं है तो तुम ही देख लो कि तुम्हें अपना देश कैसे बनाना है। हाँ, कोई मतलब नहीं। तो इस देश में पता हकीकत बताएं, सही बताएं तो इस देश में जब 1947 वो तो बहुत महान महान हमारे नेशनलिस्ट लीडर निकले जिनने देश लोगों को बताया कि देश तुम्हारा है, इसके लिए लड़ो। ठीक है, तब जाके लड़े हम लोग, तब जाके आज़ादी मिली बड़ी मुश्किल में। और हमारे लड़ने से अकेली आज़ादी नहीं मिली थी, इंटरनेशनल इफेक्ट भी थे उसमें। लेकिन ये था कि हम लोगों ने अब ये मना कर दिया था कि अब हम ब्रिटिश रूल अपने ऊपर नहीं देखेंगे। समझ में आ रहा है? तब जाके कहीं जाके हिंदुस्तान पे सोचा हिंदुस्तान बनाएंगे हम। तो पहले हम गुलाम ही क्यों थे? पहले हम मुगलों के गुलाम क्यों थे? फिर हम अंग्रेजों के गुलाम क्यों हुए? उसके पहले वो सुल्तान का रूल चलता था, सल्तनत डायनेस्टी होती थी, उसके गुलाम थे हम। गुलामी तो थे हम, गुलामी के अलावा हमने क्या किया? कुछ नहीं। तो इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें लोगों को बस आपस में लड़ाते रह रहे कि वो ये इसका, ये उसका, ये उसका, ये उसका। समझ में आया? यही रीजन है इतना करप्शन क्यों है देश में? भाई करप्शन इसलिए है क्योंकि लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता। तुम्हारी कंट्री में तुम्हारे रिसोर्सेज चोरी हो रहे हैं, तुम्हारे पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, तुम्हारी नदियां गंदी हो रही हैं। नदियां, गंगा किसकी गंदी हो रही है? यमुना किसकी गंदी हो रही है? बस लेकिन आरोप लगा रहे हैं हम एक दूसरे पे। तुम्हारे जानवर मार के बेचे जा रहे हैं,
तुम्हारे पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा, बात कर रहे हैं। जब यही फर्क ना पड़े कि देश हमारा है, हमारी चीजें ही बर्बाद हो रही हैं, तो तुम समझ लो कि क्या हो रहा है। तो ये सारी दिक्कतें हैं। करप्शन हमारे देश में इसलिए नहीं है कि करप्शन हो रहा, करप्शन इसलिए है क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं देते। जिस दिन ध्यान देने लगेंगे उस दिन इम्प्लीमेंट होने लगेंगी पॉलिसी, सब होने लगेंगी, सब पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। और अगर ईमानदारी से काम कर ले 10 साल में तो इंडिया चाइना तक की टक्कर दे देगा चाइना को। हकीकत तो ये है। लेकिन हमें मजा आता है, हमारे लोग पैर छुए, हमारे लोग गुलाम रहे। अब भाई किसी को तुम गुलाम बनाओगे, तुम सोचो, तो तुम्हारी जी हजूरी करेगा, वो कभी देश के बारे में सोचेगा ही नहीं, ना वो अपने बारे में सोचेगा। तुमने कल तुम लोगों को बताया था कि जिंदगी में सब कुछ बनना, गुलाम मत बनना, चाहे मौत को गले लगा लेना हंसते हंसते, बुरा लगे तब भी। समझ में आया? तो ये सारी चीजें हो गई। हमने ये सारी चीजें बताने का सिर्फ इतना पर्पस था कि ये जो ओपन की गई इकोनॉमी, उसकी वजह से इंडिया में इनइक्वालिटी आई। फिर गवर्नमेंट ने क्या लाया, अब वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत अच्छी थी, लेकिन एक्चुअली में वो गवर्नमेंट की पॉलिसी अब इम्प्लीमेंट हो रही हैं नहीं हो रही हैं, वो तब पता चलेगा जब ट्रांसपेरेंसी होगी सिस्टम में। ट्रांसपेरेंसी अब बची नहीं है, लोगों को पता नहीं क्या काम कर रहे हैं, भगवान जाने। तो यहीं पे हमें बस अच्छा नहीं लगता। पहले हमें मोदी जी बहुत प्यारे लगते थे, सही बताएं। क्या मोदी जी की जो विजन था, पॉलिसीज थी, वो बहुत नेक्स्ट लेवल थी। मतलब पढ़ के लगता है, पढ़ के क्या, देख के भी लगता है, ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट होते हुए देखते हैं कि भाई हमारे घर के आसपास पे इतने इतने कच्चे मकान होते थे, उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं रहता था, उनके घर बन गए, उनकी वो वॉशरूम वगैरह बनवा दिए। बहुत सारी चीजें वो अलग लेवल का इम्प्लीमेंट। शुरुआत के 5 साल में जो बहुत बड़ी पॉलिसी लेके आए, वो नेक्स्ट 5 साल में सिर्फ हिंदू मुस्लिम हो गया। और अब तो जिस लेवल का चल रहा है वो तो माइंड ब्लोइंग है, सच बता रहा है।